कविता दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए गई थी। कॉलेज कैंपस में ही 3 हॉस्टल थे। हॉस्टल में वैसे तो हर कमरा 2 लोगों के लिए था, लेकिन ऊपर और नीचे के फ्लोर में कोने के कमरे सिंगल बेड के थे। ऊपर के फ्लोर पर सीढ़ियों के बगल में कोने का एक कमरा कविता को मिला। अपनी मम्मी के साथ मिलकर उसने अपने सामान को सेट किया। सब सामान सेट करके उसकी मम्मी वापस घर के लिए निकल गई। कमरे में कविता अपने पलंग पर लेटी हुई थी। उसके कमरे में कोई खिड़की तो नहीं थी, लेकिन 2 दरवाजे थे। एक जो मेन दरवाज़ा था, जो आने जाने के लिए था, और दूसरा दरवाज़ा एक कॉमन बालकनी का था, जो उसके और दूसरे कॉरिडोर के कोने के रूम को जोड़ता था। उसने मेन दरवाज़ा बंद करके बालकनी का खोल रखा था। अपने पलंग पर लेटे लेटे वो बालकनी से बाहर देख रही थी। उसकी बालकनी के ठीक सामने ही दूसरा हॉस्टल था, और कविता के कमरे से सामने के हॉस्टल के ऊपर वाले फ्लोर का कमरा नंबर 61 दिख रहा था। वो लेटे लेटे कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे लगा किसी ने उसको हिलाकर जगा दिया हो। कविता हड़बड़ा कर उठी और घड़ी देखी तो पता चला डिनर का टाइम हो चुका है। हॉस्टल के मेस में तीनों हॉस्टल की लड़कियां खाने आती थी। खाना खाकर कविता वापस अपने रूम में आ गई और फिर से पलंग पर लेट गई और सामने वाले हॉस्टल के रूम नंबर 61 को देखने लगी। उसने देखा वो रूम बंद है और उसमें ताला लगा था। कविता सोचने लगी किस लड़की को मिला होगा ये रूम। सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। बीच रात में अचानक से कविता की आंख खुल जाती है और उसकी नज़र सामने रूम नंबर 61 पर जाती है। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला है, लेकिन लाइट बंद है। उसने उठकर बालकनी में जाकर देखना चाहा कि आखिर कौन लड़की उस रूम में रहती है, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा था कि अचानक उसे उस रूम में लगा कि कोई है। ध्यान से देखा तो उसे एक साया दिखाई दिया जो रूम की छत से लटक रहा था। ये देखकर कविता बुरी तरह से घबरा गई और जल्दी से अपने रूम में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने पलंग पर लेटकर भी कविता कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या एक वहम। किसी तरह डरते डरते उसने वो रात काटी। सुबह जब कविता की आंखें खुली तो रात की वो सारी बात भूल चुकी थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गई। दोपहर तक क्लास करके फिर से खाना खाकर ही रूम में आई। आकर जब लेटने लगी तो उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो रूम नंबर 61 में ताला लगा था। उसे रात की बात फिर से याद आ गई, लेकिन उसने सोचा शायद वो मेरा वहम ही था। दोपहर में थोड़ा आराम करने के बाद जब शाम को उठी तो उसने सोचा क्यों ना हॉस्टल की बाकी लड़कियों के साथ जान पहचान कर ली जाए। ये सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि कई लड़कियां कॉरिडोर में ही खड़ी या बैठी थी। उसने जाकर उन लोगों से मुलाकात करी और 4-5 लड़कियों के साथ अच्छी बातचीत हो गई। सबके साथ बातें करते करते कब डिनर का टाइम हो गया उन्हें पता नहीं चला। जब घंटी बजी तो सब मेस की तरफ बढ़ी। खाना खाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने रूम में आ गई और पढ़ाई करने लगी। कविता भी अपने रूम में पढ़ने बैठ गई। उसने अपनी बालकनी का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर आती रहे। अभी कविता अपनी पढ़ाई में मगन थी कि उसे सीढ़ियों पर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। तुरंत वो अपने कमरे से बाहर आकर देखने लगी कि आखिर कौन भाग के गया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पीछे के कॉरिडोर में भी जाकर देखा कि शायद उधर कोई गया हो, लेकिन उधर भी कोई नहीं गया था। सभी लड़कियों के कमरे बंद थे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो वापस आकर फिर से पढ़ाई करने लगी। आधी रात तक पढ़ने के बाद जब उसे नींद आने लगी तो वो बालकनी का दरवाज़ा बंद करके सो गई। कुछ देर बाद किसी ने उसका बालकनी का दरवाज़ा खटखटाया, पर कविता इतनी नींद में थी कि करवट बदल कर सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर खटखट हुई।
अब की बार कविता की आंखें खुल गई, लेकिन वो उठी नहीं बल्कि पलंग पर लेटी ही रही। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर खटखट हुई तो उसने उठकर दरवाजे को ये सोचकर खोला कि शायद बगल वाले कमरे की लड़की खटखटा रही हो। तभी एक तेज हवा का झोंका उसको छूता हुआ उसके कमरे में आ गया। कविता ने देखा तो बालकनी में कोई नहीं था और बगल वाली लड़की का दरवाजा भी बंद था। कविता थोड़ा उलझन में पड़ गई थी कि जब बगल के रूम का दरवाजा बंद है तो आखिर किसने उसका दरवाजा खटखटाया। वापस कमरे में आकर वो पलंग पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र फिर से 61 नंबर रूम पर गई। उसने देखा कि कमरे की लाइट तो बंद है लेकिन दरवाज़ा खुला है। उसने देखा कि एक लड़की कमरे में कुछ ढूंढ रही है। फिर उस लड़की ने कोई साड़ी या दुपट्टा कुछ तो निकाला और पंखे पर फंदा बनाकर उससे लटक गई। कविता ये देखते ही चिल्लाकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने देखा कि बगल वाले रूम की लड़की और जो उसकी शाम को सहेलियां बनी थी वो और हॉस्टल की इंचार्ज उसके रूम में थी। कविता के होश आते ही इंचार्ज शालिनी ने पूछा, कैसा लग रहा है? अब तुम ठीक तो हो ना? दीदी, वो सामने वाले रूम में एक लड़की ने फांसी लगा ली है, कहते हुए कविता बालकनी की तरफ इशारा करते हुए उठने लगी। उतने में वहां खड़ी असीमा ने बताया, लेकिन उस रूम में तो कोई रहता ही नहीं है और उसमें ताला लगा है। कविता फिर से बोली, नहीं दीदी, कल रात भी और अभी भी मैंने देखा था एक लड़की जो पंखे से लटक रही थी। इतने में असीमा ने कविता की गलत फहमी को दूर करने के लिए उस कमरे की तरफ टॉर्च से लाइट करते हुए कहा, देखो कोई नहीं है वहाँ, देखो लगा है ना ताला उस कमरे में, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कविता ने धीरे से गर्दन हिलाकर शायद बोला। असीमा ने कहा, चलो अच्छा अब तुम सो जाओ, कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज़ देना, बगल में ही तो मेरा कमरा है, तुरंत आ जाऊंगी। इंचार्ज शालिनी ने भी कहा, हाँ कविता अब तुम आराम करो, कहो तो किसी लड़की को तुम्हारे साथ रात को रुकवा दूं। कविता ने जवाब दिया, नहीं दीदी, कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक हूँ अब। और सब गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में चले गए। बगल वाली लड़की अंशुल कविता से बोली, तुम कहो तो मैं सो जाऊं तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो। कविता सोचते हुए बोली, नहीं डर नहीं लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हुआ। कल भी मैंने उस रूम का दरवाज़ा खुला देखा था और आज भी, और दोनों दिन किसी को फांसी पर झूलते देखा था मैंने। ये सुनते ही अंशुला बोली, हो सकता है वो तुम्हारा वहम हो, क्योंकि मैंने तो उस कमरे को खुला नहीं देखा अभी तक। कविता ने कहा, खैर छोड़ो, अब तुम भी जाकर सो जाओ क्योंकि सुबह कॉलेज भी जाना है। दूसरे दिन कॉलेज में कविता की दोस्ती एक अनु नाम की लड़की से हुई जो उसके सामने वाले हॉस्टल में रहती थी। क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट एक ही थे तो दोनों के बीच तय हुआ कि वो एक साथ रात को पढ़ाई करेंगी। 3 दिन कविता के रूम में और 3 दिन अनु के रूम में। रात में खाने के बाद अनु कविता के रूम में पढ़ने के लिए आ गई। दोनों देर रात तक पढ़ती रही। फिर 12 बजे के आसपास अनु अपने हॉस्टल के लिए चली गई। कविता अपनी बालकनी से खड़ी होकर उसे देखने लगी। जब अनु अपने हॉस्टल पहुंच गई तो कविता अपने कमरे में आने के लिए मुड़ी तो उसकी नज़र फिर से 61 नंबर रूम पर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि आज फिर वो कमरा खुला हुआ था और एक लड़की पंखे से झूल रही थी। कविता ने तुरंत अंशुला का दरवाज़ा खटखटाया। अंशुला ने दरवाज़ा खोला और कविता ने बिना 61 नंबर रूम की तरफ देखे इशारा किया। अंशुला ने पूछा, क्या है वहाँ कविता? कविता ने डरते हुए जवाब दिया, वो 61 नंबर रूम में देखो, कोई पंखे से लटक रहा है, देखो। अंशुला ने कहा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है और कमरा भी बंद है।
अरे ठीक से देखो। ये कहते हुए कविता ने मुड़कर 61 नंबर रूम की तरफ देखा और बोला, लेकिन ये तो अभी खुला हुआ था। कविता को कुछ समझ में नहीं आया। डर के मारे उसने अंशुला से बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं आज? अंशुला बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सो जाओ। दूसरे दिन कविता ने कॉलेज में अनु से पूछा, अनु क्या तुम्हारे हॉस्टल 61 रूम में कोई रहता है? अनु ने बताया, नहीं तो वो रूम तो 2 साल से बंद है और उसे किसी को दिया नहीं जाता। कविता ने गर्दन हिला दी। फिर दोनों क्लास में चली गई। कॉलेज से छूटकर दोनों खाना खाने मेस में गई। खाना खाकर दोनों बातें करते हुए हॉस्टल पहुंच गई। अनु अपने हॉस्टल चली गई और कविता अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर कविता पलंग पर लेट गई और थकी होने की वजह से सो गई। थोड़ी ही देर में कविता के कानों में एक आवाज़ आई, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करिए। आवाज़ सुनकर कविता की आंखें खुल गई। उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। उसे समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर वो वापस सो गई। थोड़ी देर में फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। कविता हड़बड़ा कर उठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। रात को डिनर के बाद कविता आज पढ़ने के लिए अनु के हॉस्टल उसके रूम में गई। दोनों बहुत देर तक पढ़ती रही। कविता को थोड़ी नींद सी आ रही थी तो वो मुंह धोने बाथरूम गई। मुंह धोकर जब उसने ऊपर शीशे में देखा तो उसको एक लड़की पीछे खड़ी दिखी। कविता ने मुड़कर जब पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। कविता बहुत डर गई थी और उसने पूरी हिम्मत करके अनु का नाम चिल्लाया। तुरंत ही अनु के साथ साथ कुछ और लड़कियां भी आ गई और उन्होंने देखा कि कविता बेहोश पड़ी थी। अनु तुरंत ही उस पर पानी डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगी। होश में आते ही कविता कांपती आवाज में बोली, अनु वो यहाँ एक लड़की थी। शीशे में मैंने देखा था, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई नहीं था यहाँ। अनु उसे कमरे में ले आई। अरे तुम्हें तो बुखार चढ़ गया है, एक काम करो तुम यहीं मेरे रूम में सो जाओ, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। कहती हुई उसने कविता को पलंग पर लेटा दिया और दवाई निकालने लग गई। कविता दवाई खाकर सो गई। रात में 3 बजे के आसपास कविता की आंख खुल गई और उसने देखा कि अनु और उसकी रूममेट काजल सो रही हैं। कविता भी आंखें बंद कर लेटी रही। अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई है। उसने आंखें खोलकर देखा तो कमरे में उन तीनों के अलावा कोई और नहीं था। फिर भी उसको लग रहा था कि कोई तो है जो अपने होने का एहसास कविता को दिलाना चाह रहा था। तभी उसके सामने वही लड़की आ गई। कविता बहुत डर गई, लेकिन उसने गौर किया कि इस बार लड़की अकेले नहीं थी, बल्कि अनु के हॉस्टल की वार्डन और फाइनल ईयर की दीदी महक भी थी। देख के लग रहा था कि वार्डन उस लड़की को बहुत डांट रही है। तभी धीरे धीरे कविता को उनकी बातचीत सुनाई देने लगी। वार्डन चिल्ला कर कह रही थी, सीमा मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो चोर निकली। मैंने कभी सोचा भी ना था कि पढ़ने में होशियार और इतनी सभ्य लड़की इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी अपने कमरे में जाओ, कल तुम दोनों को मैं प्रिंसिपल के पास लेके चलूंगी। सीमा नाम की उस लड़की ने रोते हुए बोला, नहीं मैम, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा विश्वास करिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ अभी, कल सुबह बात करेंगे अब। कहते हुए वार्डन वहाँ से चली गई और सीमा वहीं खड़ी रोती रही और महक अपना मुंह घुमाकर वहाँ से चली गई। तभी एकाएक सब कुछ कविता की आंखों के सामने से गायब हो गया। कविता फिर सोच में पड़ गई कि उसने अभी अभी जो देखा वो सपना था या सच में वो सब अभी उसकी आंखों के सामने हुआ था। तभी वो सोच ही रही थी कि अनु भी जग गई और कविता को जगह देखकर बोली, क्या हुआ कविता, कुछ चाहिए क्या? कविता सब बातें छुपाते हुए बोली,
नहीं नहीं, वो दरअसल मेरी नींद टूट गई और अब आ नहीं रही है। कोई नहीं, तुम आंखें बंद करो, नींद खुद ही आ जाएगी। कहते हुए अनु ने उसकी आंखों को बंद कर दिया। सुबह अनु ने कविता को आवाज देकर जगाया। कविता उठो, देखो मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं ले आई हूँ। कविता उठते हुए बोली, अरे मैं इतनी देर तक सोती रही तो क्या हुआ? अगर देर तक सोती रही कौन सा कॉलेज जाना है? आज तो संडे है। मुस्कुराते हुए अनु बोली, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है। कहते हुए अनु ने उसको एक टैबलेट दी। कविता ने नाश्ता करके दवाई खा ली। फिर थोड़ी देर बाद अपने रूम में आ गई। रूम में आकर कविता कल रात की बात को याद करने लगी। वो अपने साथ हुई अभी तक की घटनाओं की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात में खाना खाकर कविता अनु के रूम में सीधे चली गई। 12 बजे तक तीनों पढ़ती रही। फिर काजल तो सो गई। थोड़ी देर और पढ़कर अनु और कविता भी सो गई। करीब रात 3 बजे कविता की नींद अपने आप टूट गई। फिर से उसको सीमा दिखाई देती है। सीमा के साथ साथ महक और बॉर्डन भी हैं, और ये तीनों प्रिंसिपल ऑफिस में थे। बॉर्डन प्रिंसिपल के सामने चेयर पर बैठी थी और सीमा और महक खड़ी थी। धीरे धीरे कविता को ऑफिस में हो रही बातचीत सुनाई देने लगी। बॉर्डन ने प्रिंसिपल मैम से कहा, मैडम ये महक और सीमा रूममेट हैं। महक का कहना था कि सीमा ने उसकी सोने की चैन और 1000 रुपये चुरा लिया है। जब मैंने सीमा की अलमारी की तलाशी ली तो महक की सोने की चैन और 1000 रुपये कपड़ों के नीचे मिले मुझे। प्रिंसिपल मैम ने ये सुनकर बोला, सीमा तुमने चोरी करनी कब से शुरू कर दी? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। अभी तक का तुम्हारा पढ़ाई का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाफ ईयरली एग्जाम में भी तुमने टॉप किया है कॉलेज में। इंटर कॉलेज कंपटीशन में भी तुम कॉलेज के लिए कई इनाम जीते। पूरा कॉलेज, हर टीचर तुम पर नाज करते हैं। बाकी लड़कियां भी तुमसे प्रेरित होती हैं, और तुमने चोरी जैसा गंदा काम किया। सीमा रोते हुए बोली, मैंने चोरी नहीं करी है, मेरा यकीन करिए। सच में मुझे नहीं पता कि आखिर महक की चैन और पैसे कहाँ से मेरी अलमारी में आ गए। सीमा रोते हुए ये कहती रही, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। फिर प्रिंसिपल मैम बोली, देखो सीमा, वैसे तो चोरी करने के जुर्म में तुम्हें जेल हो सकती है और तुम्हें कॉलेज से भी निकाला जा सकता है, लेकिन तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखकर कमेटी के साथ सलाह करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। फिलहाल तो तुम्हारे माता पिता को बुलाया जाएगा। क्या जेल जाना पड़ेगा मुझे? कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा? नहीं मैम, ऐसा मत करिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ, मेरा विश्वास करिए। मैम प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को मत बुलाइए। सीमा रोते रोते बोले जा रही थी। प्रिंसिपल मैम ने सीमा की हर बात को अनसुना करते हुए कहा, सीमा और महक, तुम दोनों अभी हॉस्टल जाओ, मैं कमेटी की मीटिंग बुला रही हूँ। फिर तुम दोनों को बुलाया जाएगा, तब कमेटी के सामने सारी बातें बताना। फिर कमेटी जो निर्णय लेगी वही होगा। ऑफिस से बाहर निकलकर जब दोनों आए तो सब लड़कियां सीमा को ही देख देख कर बातें कर रही थी। सबने कमेटी के फैसले से पहले ही सीमा को चोर साबित कर दिया था। बिना किसी के नज़र मिलाए सीमा सीधे हॉस्टल चली गई। अचानक से कविता की आंखों के सामने से सब कुछ गायब हो गया और उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कविता उठकर रूम से बाहर गई तो उसने देखा कि सीमा खड़ी रो रही है। फिर सीमा रोते रोते चलने लगी। कविता भी उसके पीछे चल दी। सीमा 61 नंबर के रूम के अंदर गई। कविता रूम के बाहर ही खड़ी रही, सीमा को देखने लगी। देखते ही देखते सीमा ने अपने दुपट्टे से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। ये देखकर कविता बहुत तेज चीखी। तुरंत ही अनु और काजल उठ गई और कविता से पूछा, क्या हुआ कविता, क्यों चीखी तुम? कोई बुरा सपना देखा? आवाज सुनकर बगल में सोई सीनियर अंशु भी आ गई। उन्होंने भी कविता से पूछा, क्या हुआ कविता? कविता रोती हुई बोली, वो अभी 61 नंबर रूम में सीमा दीदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीनियर अंशु ने बहुत हैरानी के साथ कविता से ये पूछा, क्या सीमा ने आत्महत्या कर ली? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? कविता बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा दुपट्टे में फांसी लगाते हुए।
ये सुनते हुए अनु बोली, लेकिन तुम तो यहीं थी, कमरे से बाहर गई ही नहीं, और ये सीमा दीदी कौन है? तब कविता इधर उधर कमरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो बाहर 61 नंबर रूम के सामने खड़ी थी। सारी बातें सुनने के बाद सीनियर अंशु ने कहा, तुम ठीक कह रही हो कविता। 2 साल पहले की बात है। 61 रूम में महक और सीमा रहती थी। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन सीमा थोड़े गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ईमानदार और अच्छी लड़की थी। महक बहुत पैसे वाले घर की थी और हर चीज़ में अव्वल आती थी, लेकिन सीमा से हमेशा हार जाती थी। इस वजह से महक सीमा से जलने लगी थी। कविता ने पूछा, लेकिन दीदी सीमा दीदी ने आत्महत्या क्यों करी? अनु और काजल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों किस सीमा की क्या बात कर रहे हैं। दोनों बस चुपचाप सुन रही थी। सीनियर अंशु ने आगे बोलना शुरू किया। एक दिन महक ने सीमा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और चोरी का सामान भी सीमा की अलमारी में मिला। वार्डन दोनों को प्रिंसिपल के पास लेकर गई। वहाँ मैम ने बोला कि कमेटी की मीटिंग में इस मामले का फैसला होगा और सीमा के मम्मी पापा को भी बुलाने के लिए कहा गया। सीमा बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई और कहती रही कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन मैम ने कमेटी और उसकी मम्मी पापा को बुलाने का फैसला कर लिया था। सीमा बहुत दुखी हो गई थी और कॉलेज से हॉस्टल आते आते उसने कितनों के मुंह से खुद को चोर सुन लिया था। बस यही वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रूम पर आकर फांसी लगा ली। कविता ने दुखी होते हुए पूछा, दीदी क्या सच में उन्होंने चोरी की थी? सीनियर अंशु ने उदास होकर कहा, नहीं, सीमा ने चोरी नहीं करी थी, बल्कि महक ने चाल चली थी। मैं, सीमा और महक बहुत अच्छी सहेलियां थी। हम तीनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी, लेकिन महक सीमा से जलने लगी थी। जब महक ने सीमा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और सामान भी सीमा की अलमारी में मिला, तो सीमा पर शक मुझे भी हुआ था। कविता ने पूछा, फिर क्या हुआ? सीनियर अंशु ने बताया, फिर मैंने भी दूसरों की तरह सीमा से पूछ लिया कि क्या चोरी उसने करी है। सीमा को मेरा उस पर शक करना बहुत बुरा लगा था। कविता ने सवाल किया, दीदी लेकिन कैसे पता चला कि सीमा दीदी ने चोरी नहीं करी थी? सीनियर अंशु ने बताया, उस दिन जब मैंने सीमा से चोरी की बात कॉलेज में पूछी थी, तब वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आई थी। तब उसने मुझसे कहा कि मैं भी दूसरों की तरह ही उस पर शक कर रही हूँ। तब मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। फिर पीछे से आती महक से मैंने बोला कि क्या सच में सीमा ने चोरी करी है? तो जो महक ने कहा उसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने महक को बहुत सुनाया, और तभी मुझे महक से नफरत हो गई और मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। महक ने कहा था कि उसने सीमा को कॉलेज से निकालने के लिए ये सब चाल चली है, क्योंकि जब सीमा को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा तो फिर सीमा की जगह हर चीज़ में महक का नाम होगा, लेकिन सीमा के रहते हुए वो हमेशा नंबर 2 ही रहेगी। मुझे महक की बात सुनकर बहुत दुख भी हुआ कि कैसे कोई अपने फ़ायदे के लिए किसी और को बदनाम कर सकता है। मैं महक को वहीं छोड़कर हॉस्टल की तरफ भागी सीमा को देखने के लिए, लेकिन मेरे आने से थोड़ी देर हो गई और तब तक सीमा दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। ये कहते हुए सीनियर अंशु रोने लगी। तीनों लोग उन्हें चुप कराने लगे। चुप होने के बाद कविता ने उनसे पूछा, दीदी क्या फिर सबको पता चल गया था कि सीमा दीदी ने चोरी नहीं करी थी? सीनियर अंशु ने बताया, नहीं, आज दिन तक सिवाय मेरे और महक के किसी को नहीं पता ये बात। मैंने वो बात वार्डन को बतानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। उस दिन के बाद से ही उस कमरे में जो भी रहा उसको सीमा के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। शुरुआत तो महक से ही हुई। उसे रात में सीमा की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी और फिर उसे सीमा पंखे से लटकती हुई दिखाई देती थी। ऐसा हर रात उसे लगता था, इसीलिए उसने अपना रूम बदल लिया। लेकिन जो भी उस रूम में रहा उसके साथ भी वो सब हुआ। इस वजह से उस रूम को बंद कर दिया गया और अब किसी को नहीं दिया जाता है। कविता ने बोला, दीदी मुझे लगता है कि सीमा दीदी की आत्मा चाहती है सबको पता चले कि वो इल्ज़ाम उन पर लगा है वो झूठा था, तभी उनकी आत्मा भटक रही है और सबको दिखती है। सीनियर अंशु ने कहा, तुम ठीक कह रही हो कविता, तभी मुझे सीमा हमेशा रोते हुए दिखाई देती है।
कभी बाथरूम में, तो कभी कॉरिडोर में, तो कभी मेरे रूम के बाहर। शायद कह रही हो कि मैं सबको सच्चाई बता दूं। कविता ने बोला, हम कल ही प्रिंसिपल के पास जाकर बातें बताएंगे। बात करते करते सुबह हो गई। तय हुआ कि नाश्ता करने के बाद कविता और सीनियर अंशु प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगी। तैयार होकर सब कॉलेज पहुंचे। पता चला कि प्रिंसिपल मैम अभी आई नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो आ गई। सीनियर अंशु ने उनके चपरासी से बोला कि वो मिलना चाहती हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद प्रिंसिपल मैम ने बुला लिया। अंदर पहुंचकर दोनों ने मैम को विश किया और मैम का इशारा मिलने पर बैठ गई। प्रिंसिपल मैम ने बोला, हाँ बताओ अंशु, क्या बात है? अंशु ने कविता की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैम वो ये फर्स्ट ईयर की कविता है, कुछ बात बताना चाहती है। प्रिंसिपल ने कविता की तरफ देखकर बोला, हाँ कविता बताओ, क्या कहना चाहती हो? कविता ने अभी तक अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। मैम बड़ी हैरानी से कविता की तरफ देखती रही और सोच रही थी कि ये तो अभी नई नई आई है, इसको कैसे पता चला ये सब। सीनियर अंशु ने मैम से कहा, मैम मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ जो इसी बात से जुड़ी है। सारी सच्चाई प्रिंसिपल को सीनियर अंशु ने बता दी। प्रिंसिपल ने सब बातें सुनी और उन्हें बहुत गुस्सा आया। तुरंत ही उन्होंने कमेटी की मीटिंग बुलाई और महक को भी बुलाया। सारी सच्चाई अब सामने आ गई थी और महक ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया था। रूल के हिसाब से महक को कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके और सीमा के माता पिता को बुलाया गया। सीमा के माता पिता से कॉलेज ने माफ़ी मांगी और बोला अगर वो चाहते हैं तो महक को सीमा के ऊपर चोरी का झूठा आरोप, बदनामी और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और कॉलेज प्रशासन उनकी पूरी तरह से मदद करेगा। लेकिन सीमा के माता पिता ने ऐसा कुछ भी करने से ये कहकर मना कर दिया कि ऐसा करने से उनकी बेटी वापस तो नहीं आएगी। उनके लिए तो बेटी पर लगा दाग मिट गया, यही बहुत था। उन्होंने ये भी कहा कि महक को कॉलेज से ना निकाला जाए, लेकिन कमेटी ने कहा कि रूल सबके लिए एक है, लेकिन आपके कहने पे हम महक को कॉलेज से नहीं निकालेंगे, लेकिन हॉस्टल में नहीं रह सकेगी अब वो। अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी और सब सीमा के जाने का बहुत अफसोस कर रहे थे। अंशु और कविता दोनों अब बहुत खुश थी क्योंकि सीमा को न्याय मिल चुका था और सबके सामने सच्चाई आ चुकी थी। कविता अपने कमरे में आ गई और उसने बालकनी का दरवाजा खोला तो एक खुशबू उसके कमरे में भर गई। उसने 61 रूम की तरफ देखा तो उसे सीमा खड़ी नजर आई, लेकिन आज ना वो रो रही थी ना ही आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि मुस्कुराते हुए हवा में घुल गई। कविता का डर आज खत्म हो चुका था और वो एक खुशी और सुकून के साथ अपने कमरे के पलंग में लेट